और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। मेयर चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन शुरू हो गया है। एनएसयूआई ने किया है विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई है। इसके बाद ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी किया है। मेयर चुनाव के नतीजों में धांधली का आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर बहुत तल्ख, बहुत सख्त टिप्पणी की थी और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। और अब देखिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। एनएसयूआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ी गई है। साथ ही साथ लाठी चार्ज की भी खबर सामने आ रही है। मोहित मल्होत्रा का रुख करते हैं। मोहित, इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो पूरा विवाद है उसको लेकर रोजाना ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रोटेस्ट होता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के ही पार्षद हैं और एनएसयूआई के चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को रद्द करवाने की मांग है और मेयर चुनाव की पूरी प्रक्रिया, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि मेयर चुनाव दोबारा से हो और इसी वजह से चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर करने और उनको गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। हालांकि ये लोग जब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे चंडीगढ़ स्थित बीजेपी दफ्तर की ओर, तो उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई है, उनको रोकने का पुलिस प्रयास कर रही है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बिल्कुल मोहित, और इस प्रदर्शन के साथ एक चीज और साफ हो जाती है कि कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क पर भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, वो इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ना चाहती है और शायद इसी वजह से इस प्रदर्शन को किया गया है। मोहित, सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद यही बनता है कि कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की जा रही है और शायद यही वजह है कि इस प्रदर्शन को बुलाया गया और अब भी सड़कों पर डटी हुई है एनएसयूआई। जी देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि रोजाना ही इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। रोजाना का ये बिल्कुल तय है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कि इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना है। कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन सड़कों पर भी लड़ाई जारी रहेगी। इसी वजह से रोजाना ही कभी एनएसयूआई, कभी चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस, तो कहीं और आम आदमी पार्टी ये अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने ज्वाइंट प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि चुनाव में दोनों ही पार्टियां एक साथ उतरी थी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सड़क पर भी लड़ाई जारी रखने की पूरी कोशिश है। सड़क पर ये मुद्दा चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा बिल्कुल भी ठंडा ना हो। इसी के चलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रोजाना ही चंडीगढ़ की सड़कों पर इसी तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी इस पूरे मामले को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ में चुनाव नतीजों पर कैसे सियासी संग्राम अब सड़कों पर उतर आया है। ये विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई का हो रहा है, जिसमें पानी की बौछार की जा रही है और फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, लाठी चार्ज किया गया है। ये देखिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया। चंडीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। शिवपाल ने कहा जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे। शिवपाल ने कहा बीजेपी अफवाह फैला रही है। शिवपाल ने जयंत चौधरी को धर्मनिरपेक्ष बताया है। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। अरे आईडी नीचे कर लो भाई। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि जयंत चौधरी पर समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव का बड़ा बयान भी सामने आया। डिंपल यादव ने कहा किसानों के हित के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे जयंत चौधरी। डिंपल यादव ने यह भी कहा जयंत चौधरी के कदम उठाने से किसानों को नुकसान होगा। देखिए आप।
और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। और शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है। ईडी की याचिका पर दरअसल आज आना है फैसला। शाम 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। दरअसल ये पूरा मामला है क्या, ये भी जान लीजिए। 5 समन्स अब तक दिए जा चुके हैं ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, लेकिन 5 समन के बाद भी पेश न होने पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर शाम 4 बजे फैसला आ सकता है। और 5 समन भेजने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज इस मामले पर बड़ा फैसला आएगा, ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल ईडी समन मामला अब एक नए मोड़ पे खड़ा हो गया है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी समन पर आज 4 बजे फैसला आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की अर्जी पर फैसला सुनाएगी। शराब घोटाला मामले में 5 समन भेजने के बावजूद सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने समन की तामील नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और कोर्ट से केजरीवाल को समन जारी कर तलब करने की गुजारिश की है। वहीं आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या वो आगे अपनी दलीलें रखना चाहते हैं। इस पर ईडी ने जवाब दिया कि वो आगे दलील नहीं रखना चाहते, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में ईडी ने केजरीवाल को पहला समन पिछले साल 2 नवंबर को भेजा था। इसके बाद 21 दिसंबर को दूसरा समन भेजा गया। तो इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी को समन भेजा था। केजरीवाल ने इन 5 समन का कोई जवाब नहीं दिया और इन्हें गैर कानूनी बताया। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी सरकार सियासी बदले की भावना से उन पर ईडी एक्शन करा रही है। और आम आदमी पार्टी पर ईडी की कार्रवाई पर बोली आतिशी, 16 घंटे की रेड के दौरान नहीं ली कोई तलाशी। आतिशी ने ईडी पर लगाए कई बड़े आरोप। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ईडी ने कल आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के यहाँ छापेमारी की थी। ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया कि ईडी के अधिकारियों ने 16 घंटे की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विपव कुमार और सांसद एनडी गुप्ता के घर में कोई तलाशी नहीं ली। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। इधर दिल्ली से उत्तराखंड तक ईडी की छापेमारी जारी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह के ठिकानों पर रेड की गई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह के साथ कई लोगों पर छापेमारी की गई है। 17 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई है। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर आज ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और पंचकुला सहित कुल 17 ठिकानों पर कार्रवाई की है। ईडी ने ये कार्रवाई फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में पीएमएलए के तहत की है। ईडी की टीम आज सुबह देहरादून की डिफेंस कॉलोनी स्थित हरक सिंह के आवास पर छानबीन करने पहुंची। केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व मंत्री के करीबियों पर भी एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने ये कार्रवाई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में हुए पेड़ों के अवैध कटान और अवैध निर्माण के मामले को लेकर की है। वन घोटाले के मामले की शुरुआती तफ्तीश के दौरान उत्तराखंड वन विभाग ने एफएसआई से इस मामले में जांच करवाई थी। जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी। जांच के दौरान पता चला कि प्रोजेक्ट के लिए कानूनी तरीके से 163 पेड़ों की कटाई के आदेश दिए गए थे, लेकिन अवैध तरीके से करीब 6,903 पेड़ों की कटाई कर दी गई। मामले में पिछले साल विजिलेंस ने एक डीएफओ को भी जेल भेजा था।
और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार गुट की कैविएट दाखिल हुई है। पार्टी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अजीत पवार खेमा। शरद पवार खेमे की अर्जी मिलने पर हमारा पक्ष भी सुना जाए, ये कहा गया है अजीत पवार गुट की तरफ से। कल इलेक्शन कमीशन ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी माना था, यानी चुनाव आयोग का जो फैसला था वो शरद पवार के लिए एक बड़े झटके के जैसा था और अब अजीत गुट की तरफ से ये कैविएट लगाई गई। लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा। चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी करार दिया। 6 महीने से ज्यादा समय तक चली 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। तो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश है। उधर चुनाव आयोग के फैसले पर शरद पवार गुट का कहना है कि फैसले में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पार्टी का नाम बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। चुनाव आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए आज शाम 4 बजे तक 3 नाम देने को कहा है। और वहीं दिल्ली में कर्नाटक सरकार का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर पर बैठे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं भेदभाव करने के आरोप। धरने पर बैठा कर्नाटक का पूरा मंत्रिमंडल। राज्य को मिलने वाले अनुदान में पक्षपात और सूखा राहत राशि नहीं मिलने के खिलाफ कर्नाटक सरकार का पूरा अमला दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि इस आंदोलन का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हम यहाँ अपना हक मांगने आए हैं। We are asking for our rights. It is purely our right. Whatever the percentage we are supposed to get, we are getting only 13%. We don't let some other states also be benefited. I don't mind. See, for example, they are given gift city to Gujarat. Let they give us also gift city. कर्नाटक सरकार ने चलो दिल्ली प्रोटेस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जितना कर्नाटक में टैक्स वसूल कर रही है उसके बदले मिलने वाला अनुदान बहुत कम है। 4,50,000 tax will be collected by central government from our state, but we are getting just 50,000. कर्नाटक सरकार की मांग के खिलाफ बीजेपी ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। संदेश तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो आर्थिक अत्याचार हम पर हो रहा है, हम सहने वाले नहीं हैं। हमारी वजह से देश को काफ़ी उन्नति और समृद्धि प्राप्त हुई है। तो जितना हमको देंगे वापस, उतना ही हम देश के लिए भी काम कर सकते हैं। तो हमारी मांग से वेरी क्लियर है कि फेयर डिवल्यूशन ऑफ टैक्सेस होना है। फाइनेंशियल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको जो हमारा हिस्सा जो है हमको दीजिए। कांग्रेस की सरकार यूपीए था तो केवल 24,500 करोड़ दिया। मोदी जी की सरकार ने 72,000 करोड़ दिया और वित्त आयोग के पैसे भी हमने देने का काम किया है नियमानुसार। वो देश को तोड़ने वाली है। राहुल गांधी झूठा भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। उनके मन में देश को तोड़ना यही संकल्प। जंतर मंतर पर बैठे हैं सब लोग, यही तो कह रहे हैं, चोरी और सीना जोड़ी, चोरी और सीना जोड़ी कर रहे हैं। और इस बार न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। उड़ीसा के राउरकेला में राहुल ने आज वेदव्यास मंदिर में पूजा अर्चना की। तस्वीरें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आज 24वां दिन राहुल गांधी की यात्रा झारखंड से होते हुए ओडिशा के बीर मित्रपुर पहुंची। ओडिशा कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी की कार के पीछे पीछे दौड़ते दिखे। कुछ लोग राहुल गांधी की कार पर चढ़ने की कोशिश भी करते नजर आए। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर दिया,
ईस्ट से वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमने अब मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है और आज मैं उड़ीसा में आपके सामने यहाँ हाजिर हुआ हूँ। इसके बाद राहुल गांधी सुंदरगढ़ के देवव्यास मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर में पूजा के बाद राहुल गांधी ने गुरुकुल के बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनसे बातचीत भी की। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजर रही है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता यात्रा के दौरान लोगों से भी मिल रहे हैं। और यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। न्याय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव की रणनीति पर यूपी में सियासी घमासान तेज है। यूपी में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच पर अखिलेश यादव दिखाई देंगे। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने से बड़ा सियासी संकेत जाएगा। कांग्रेस की न्याय यात्रा 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस दौरान अमेठी या रायबरेली में अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है कि उधर कुछ भी नहीं होना। जनता मन बना चुकी है कि 80 की 80 सीटें इस बार एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। वही तस्वीर देखने को मिलेगी 2017 में राहुल और अखिलेश साथ में दिखे थे। क्या ये कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें, जनता मन बना चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इससे यूपी में गठबंधन मजबूत होगा। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेष रूप से उन्हें आमंत्रित किया है। इस यात्रा में उनके आने से निश्चित रूप से हम उसकी और शुभकामनाएं। वहीं इस सियासी गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है। इसका ग्राउंड पर कोई असर नहीं होगा। देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। कई बार वो फेल साबित हो चुके हैं। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। जनता से कई बार नकारे जा चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और बहुत उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं अखिलेश जी और निश्चित तौर से राहुल जी की जो सोच है, जिस तरीके से वो पूरे देश में एक अलग जगहें हैं न्याय की, एक संघर्ष की, उस यात्रा में अखिलेश जी शामिल हो रहा है। मैं हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसे दल जो काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ और खास करके अखिलेश जी और जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं, साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं, यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत मजबूत संदेश जाएगा। और थोड़ी देर बाद दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पीएम का संबोधन होगा। पीएमओ ने सोशल मीडिया पर दी है जानकारी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में संबोधन होगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री और पीएमओ ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे आज नीतीश कुमार। नई सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात होगी। इसके साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। इस मुलाकात के बाद आगे की क्या रणनीति माना जा रहा है कि लोकसभा को लेकर, ये सब कुछ तय किया जाएगा। इस पर बातचीत होनी है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। इसके साथ ही एक और अहम खबर चंद्रबाबू नायडू को लेकर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। नायडू अमित शाह और जेपी नड्डा से आज ही मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, सत्ता के गलियारों से ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त हमारे सामने हैं। एक तो नीतीश कुमार ताजा गठबंधन के बाद, सरकार बनाने के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली में होंगे। क्या क्या होने वाला है आज?
देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको समीर की नीतीश कुमार आएंगे, औपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री से उनकी होनी है और जब सरकार बनी है एनडीए की उसके बाद ये पहली बार दिल्ली उनका आना हो रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए एक खाका भी तय हो चुका है, जो मोटा मोटी उसको फिनिशिंग टच दिया जाएगा और कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही नीतीश कुमार शपथ ग्रहण तो कर चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का अब तक विस्तार नहीं हुआ है और उसके लिए भी कुछ चीज़ों पर नीतीश कुमार की बातचीत हो सकती है अमित शाह और जेपी नड्डा से। इसके अलावा अगर बात करें चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू स्पष्ट तौर पे उनके पार्टी के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आ रहे हैं और यहाँ पर मुलाकात उनकी जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ होनी है। लेकिन संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि हो सकता है चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात प्रधानमंत्री स्तर पर भी हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियाँ इकट्ठा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इस पर बहुत दिनों से साफ नहीं हो पा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि टीडीपी अलायंस में लड़ना चाहती थी चुनाव, लेकिन अभी टीडीपी को ऐसा लगता है कि बीजेपी और वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़े तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब देखना है कि गठबंधन किस तरह की होती है, क्या बीजेपी और टीडीपी एक साथ वहाँ चुनाव लड़ेगी लोकसभा, या अलग अलग चुनाव लड़कर भी दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ेंगी। इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आज शाम में पॉलिटिकल गहमागहमी का दौर रहेगा दिल्ली में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर भी दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहली खबर, 24 फरवरी के कार्यक्रम के लिए सभी नेताओं को न्योता भेजा गया है, जबकि कर्नाटक सरकार के एक कार्यक्रम के लिए यह निमंत्रण गया है। दूसरी खबर यह है कि 25 फरवरी को मुंबई में हो सकती है एक बड़ी जनसभा। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद ये जनसभा होनी है। तो ये दो बड़ी खबरें इंडिया गठबंधन से भी। इधर तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायकों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी बीजेपी के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दक्षिण के राज्यों में जमीन मजबूत करने में जुटी है। तमिलनाडु में तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं। 39 लोकसभा सीटों पर तमिलनाडु में बीजेपी ने इस बार 7 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मिशन दक्षिण को अंजाम देने के लिए तमिलनाडु में दूसरे दलों के बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल कराने का अभियान भी चल गया है। आज दिल्ली में तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा, तो एक पूर्व सांसद ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में तमिलनाडु के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई गई। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत स्थिति में है। ऐसे में तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को चुनौती देने के लिए बीजेपी ग्राउंड पर तैयारी करने में जुटी है। बूथ लेवल पर भी बीजेपी ने बड़े पैमाने पर अन्य पार्टियों के नेताओं को जोड़ा है। तो वहीं तमिलनाडु में मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी जारी है। बीजेपी की कोशिश लाभार्थियों के बीच अपनी पैठ बनाने की है। इधर संसद के मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। खबर यह है कि इस दौरान केंद्र सरकार यूपीए सरकार के खिलाफ संसद में श्वेत पत्र ला सकती है। वित्त मंत्री अपने बजट पर जवाबी भाषण के दौरान श्वेत पत्र जारी कर सकती है। श्वेत पत्र यूपीए शासनकाल के दौरान सरकार की नीतियों और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से संसद के बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। इस बजट सत्र का समापन पहले 9 फरवरी को होना था, लेकिन अब इस सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये सत्र 10 फरवरी तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही तय समय से एक दिन ज्यादा चलेगी। Honorable members, the Honorable Minister of Parliamentary Affairs has proposed that the sittings of the current 263rd session of Rajya Sabha may be extended for one day up to Saturday the 10th February 2024. सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि सदन की कार्यवाही के आखिरी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कई जरूरी काम पेंडिंग है जिनका निपटारा जरूरी है, इसलिए सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी बिल पर चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद आज विधेयक पास हो सकता है। देश के मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है।
उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश कर दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पर चर्चा के बाद इसे पास किया जा सकता है। यूसीसी विधेयक के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को पेश किया। वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समान नागरिक संहिता विधेयक को ऐतिहासिक बताया। यूसीसी बिल पेश करके बीजेपी ने अपना तीसरा प्रण भी पूरा कर लिया है। बिल को लेकर विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्या, मंत्री सुबोध उनियाल सहित 23 विधायकों ने अपना पक्ष रखा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में आज बिल पर चर्चा होने के बाद इस पर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही राज्य में यूसीसी कोड लागू हो जाएगा। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। वहीं उत्तराखंड के बाद असम, हरियाणा सहित कई राज्यों में अब यूसीसी लागू करने के संकेत दिए जा रहे हैं। इस फहरिस्त में राजस्थान और यूपी भी शामिल होता नजर आ रहा है। उत्तराखंड की तर्ज पर अब राजस्थान और यूपी में भी यूसीसी लाने की चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान सरकार में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में यूसीसी लेकर आएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ इसी तरह की राय दी है। हिंदुस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट, एक देश में दो कानून चल नहीं सकते, ये किस तरह से चल रहे थे। बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा। बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। और एमपी के हरदा मामले में नर्मदापुरम कमिश्नर का बयान आया है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी ये फैक्ट्री चल रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। आज पीड़ितों से मिलेंगे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। 129 से ज्यादा घायल हैं। एनडीआरएफ की टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। एमपी पुलिस ने फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक खान को कल रात करीब 9 बजे राजगढ़ जिले के सारंगपुर से गिरफ्तार किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर 3 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम भी कल से घटनास्थल पर मौजूद है। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों से भी बात की। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए और बाकी सब तो हम सब ठीक है। आपके क्या मम्मी पापा यहीं काम करते थे? इस फैक्ट्री काम नहीं करते थे, हम शादी में से आए थे, सब काम नहीं करते थे, घर ही रहते थे। मतलब फैक्ट्री के पास में आपका घर है? हमारा फैक्ट्री से चिपका हुआ घर ही था सर। दिवाली चिपकी हुई थी हमारी फैक्ट्री से ही। सर हमारा तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, सब एक ही परिवार के। हमारा बड़े भैया और भाभी। इधर लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई। अच्छी तरह देख लें, कोई भी डाउटफुल या सस्पिशियस आदमी हो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। स्पेशल ब्रांच के निर्देश में कहा गया कि सभी पुलिस थाने CAA, NRC विरोधी आंदोलन और 2020 के दिल्ली दंगों में शामिल उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखे। संदिग्धों के पिछले ट्रैवल रिकॉर्ड और एक्टिविटी की डिटेल्स भी तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में लोगों पर नजर रखने की एडवाइजरी जारी की गई ताकि किसी भी परिस्थिति में माहौल ना बिगड़ने पाए। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मकसद से कुछ शरारती तत्व गलत इरादों से धार्मिक स्थलों में जबरन घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी कहा गया कि उपद्रवी लोकसभा चुनाव से पहले माहौल को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोग राम मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और मेहरौली में कुछ धार्मिक संरचनाओं के विध्वंस जैसे मुद्दे उठाने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी में जुम्मे के दिन विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती करने को कहा गया।
और इस वक्त कुछ अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेट्रो में सफर कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ छात्राएं उनके इर्द गिर्द मौजूद नजर आ रही हैं जिनसे वो बात कर रही हैं। ये बड़ी खास तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छात्राओं से क्या बात कर रही हैं, जरा सुनते हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है दिल्ली मेट्रो, और दिल्ली मेट्रो में आज सफर कर रही हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कुछ छात्राएं उनके साथ मौजूद हैं, उनसे वो बातचीत कर रही थी। आज दिल्ली मेट्रो में सफर किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और उसी वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। और दिल्ली की इन खास तस्वीरों के बाद रुख पंजाब का, जहां पर पंजाब पुलिस की AGTF ने बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी रिंदा और लखबीर के 3 गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 2 पिस्तौल समेत 10 जिंदा कारतूस भी उनके हवाले से बरामद किया गया। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और लखबीर सिंह लंडा के 3 गुर्गों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन, बिक्रमजीत सिंह उर्फ बिक्का और कुलविंदर सिंह उर्फ काला के रूप में हुई है। AGTF ने आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल के साथ 10 कारतूस बरामद किए हैं। DGP गौरव यादव के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि विदेश में बैठे अपने हैंडलर के ये संपर्क में थे। उन्हीं के इशारे पर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन 3 गुर्गों पर पहले भी कई केसेस दर्ज हैं। जोबनजीत सिंह पर UAPA, आर्म्स एक्ट और IT एक्ट अपराध के मामले में पहले से केसेस दर्ज हैं। जोबनजीत सिंह लंबे वक्त से फरार था। इसी मामले के दूसरे आरोपी बिक्रमजीत सिंह उर्फ बिक्का का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उस पर हत्या की कोशिश के केसेस दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इधर मुंबई के CST रेलवे स्टेशन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शातिर चोर स्टेशन पर लगे लाखों के सामान को उड़ा ले गए। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। लगातार हो रही चोरी के बावजूद रेलवे प्रशासन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। हालात ये हैं कि पिछले शनिवार से लेकर मंगलवार तक 1.25 लाख का सामान चोरी हो गया है। चोरों ने जिन जगहों पर हाथ साफ किया है वो भी चौंकाने वाले हैं। चोरों ने AC टॉयलेट के साथ साथ पब्लिक टॉयलेट और रनिंग रूम से सामान चुरा लिया। चोरी में जेट स्प्रे, टॉयलेट सीट कवर, नल, बोतल रखने की जगह और स्टॉप कॉक शामिल है। कई बेडशीट को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि पिलर टॉप, बिप कॉक, जेट होल्डर भी चुराए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब चीजें चुरा कौन रहा है। रेलवे की इन जगहों पर CCTV तक नहीं है। ऐसे में चोर आसानी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। रेलवे को शक है कि या तो CST के आसपास घूमने वाले आपराधिक लोग इसमें शामिल हैं, या फिर रेलवे का कोई अंदर का ही शख्स भी शामिल हो सकता है जिसे अंदर की पूरी जानकारी है। फिलहाल रेलवे GRP ने FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उसमें उन्होंने कहा कि सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की $1 मिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी 1 बिलियन उसके लिए झूठ बोल चुकी है। 1 बिलियन झूठ बोलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। सभी विधायक राम मंदिर जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सभी विधायक राम मंदिर जा रहे हैं। देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ
और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। भाजपा के साथ जा रहे हैं, आपने सर अच्छा ऑफर दिया लेकिन उधर बात चल रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है। और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहाँ पर यात्रा में शामिल रहूँगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? तो देखिए, जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी के एनडीए के साथ जाने कयासों को लेकर भी यहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाले। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो कल धमाके हुए थे उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हरदा पहुंचे हैं। जीतू पटवारी ने जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है। मृतकों को 1 करोड़ मुआवजा देने की भी उन्होंने वहां पर मांग की है। मौत के आंकड़े को लगातार सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है, यह भी आरोप लगाया जीतू पटवारी ने।